नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कमाल की कविता घोस्ट हाउस को आसान भाषा में समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हमारी कोशिश यही रहती है कि इंग्लिश लिटरेचर को बिल्कुल आसान बना दें, खासकर हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए। हम यहाँ हर चीज़ को डिटेल में देखते हैं। ओके, तो शुरू करें। देखिए, किसी भी पोएम को अच्छे से समझने के लिए ना उसके पोएट को थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहले बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इससे उनका स्टाइल, उनके आइडियाज सब क्लियर हो जाएंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोएट थे। उनकी कविताओं में ना आपको हमेशा न्यू इंग्लैंड की देहाती जिंदगी, मतलब जो रूरल लाइफ है, उसकी एकदम रियल तस्वीर दिखेगी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत आम बोलचाल की भाषा, सिंपल वर्ड्स, लेकिन उनमें इतने गहरे, इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज छुपे होते थे। और इसका सबूत है कि उन्हें पोएट्री के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला। सोच कर देखिए, ये अमेरिका में राइटिंग के लिए सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक है। चलिए अब सीधे पोएम पर आते हैं। हम इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। पहले 2 स्टैंजाज में फ्रॉस्ट एक सीन सेट करते हैं, एक ऐसे घर का जो अब है ही नहीं। पोएम की शुरुआत ही एक अजीब सी बात से होती है। पोएट कहते हैं, मैं एक अकेले घर में रहता हूं जिसके बारे में मुझे पता है कि वो कई साल पहले ही गायब हो चुका है। अब आप सोचिए, कोई ऐसे घर में कैसे रह सकता है जो है ही नहीं। इसका मतलब साफ है, ये घर उनके मन में, उनकी यादों में अभी भी जिंदा है। जमीन पर उस घर का कोई निशान नहीं बचा, बस उसके सेलर वॉल्स यानी तहखाने की दीवारें रह गई हैं। और सोचिए, उस तहखाने में जहां कभी अंधेरा रहता होगा, अब दिन की रोशनी आती है और वहां पर जंगली रास्पबेरीज उगने लगी हैं। पता है इसका क्या मतलब है? ये इमेज हमें दिखाती है कि कैसे नेचर यानी प्रकृति धीरे धीरे इंसान की बनाई हर चीज पर वापस अपना हक जमा लेती है। जहां रुइंस थे, वहां अब रोशनी और नई जिंदगी है। और नेचर की इस पावर का जिक्र आगे भी चलता है। जो टूटी फूटी बाड़े हैं, उन पर अंगूर की बेलों ने जैसे एक चादर डाल दी हो। और जो खेत कभी घास काटने के लिए साफ किया जाता था, वहां अब जंगल वापस आ रहा है। मतलब इंसान के निशान धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। जो फलों का बगीचा था, उसका पेड़ अब एक कॉप्स बन गया है। कॉप्स का मतलब होता है पेड़ों और झाड़ियों का एक छोटा सा झुंड। और कूड़े तक जाने वाला जो रास्ता था, जो फुटपाथ था, वो हील्ड हो गया है। ये हील्ड वर्ड यहाँ पर, वाओ, कितना खूबसूरत इस्तेमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर इंसान के बनाए जख्मों को भर रही हो। ओके, तो अब तक हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन देख रहे थे। यहां से पोम एक नया मोड़ लेती है। अब फोकस आएगा स्पीकर की इमोशनल स्टेट पर, उनके एहसासों पर और उस जगह के पूरे माहौल पर। वो कहते हैं, मैं उस गायब हो चुके घर में एक अजीब से दर्द भरे दिल के साथ रहता हूं। ये स्ट्रेंजली एकिंग हार्ट का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ उदासी है या पुरानी यादों का एहसास? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अपनी जिंदगी के दुखों की झलक भी हो सकती है। उनके परिवार में कई ट्रेजेडीज हुई थी और शायद वही दर्द इस अकेलेपन को और गहरा बना रहा है। अब सीन बदलता है। रात हो चुकी है। काले चमगादड़ इधर उधर तेजी से उड़ रहे हैं और विपुरवील नाम का एक बर्ड जोर से गाने आ रहा है। ये सब मिलकर एक थोड़ा सा मिस्टीरियस, थोड़ा ईरी सा माहौल बना देते हैं। पर एक चीज नोट कीजिए, स्पीकर डरा हुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो बड़े धैर्य से उस बर्ड की आवाज सुन रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि उसका इस जंगली नेचुरल जगह से रिश्ता डर का नहीं, बल्कि एक गहरे लगाव का है। तो चलिए अब आते हैं पोएम के आखिरी और आई थिंक सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर। यहां स्पीकर अपने कंपेनियंस, अपने साथियों का जिक्र करते हैं। गर्मी की रात है, आसमान में धुंधले तारे हैं और स्पीकर सोच रहा है, मैं नहीं जानता ये म्यूट फोक यानी ये खामोश लोग कौन हैं जो इस अंधेरी जगह में मेरे साथ हैं। सोचो, कौन हो सकते हैं ये म्यूट फोक? और इसका जवाब हमें आगे की लाइंस में मिल जाता है। ये खामोश लोग असल में वो पत्थर हैं जो पेड़ के नीचे हैं, यानी कब्रों के पत्थर। उन पर जरूर नाम लिखे होंगे, लेकिन अब मॉस यानी काई ने उन्हें ढक दिया है। ये लाइन कितनी खूबसूरती से टाइम के गुजरने को दिखाती है। तो ये म्यूट फोक और कोई नहीं बल्कि उस घर के पुराने लोग हैं जो अब कब्रों में दफन हैं। तो यहां देखिए, एक तरफ जिंदा स्पीकर है और दूसरी तरफ ये म्यूट फोक यानी आत्माएं। दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट है। स्पीकर का दिल एकिंग है, दुखता है, जबकि ये स्पिरिट्स टायरलेस हैं, थकती नहीं, लेकिन स्लो एंड सैड हैं, उदास हैं। स्पीकर रात की आवाजें सुनता है, पर वो लोग कभी गाते नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद स्पीकर को उनके साथ एक कंपेनियनशिप, एक साथ होने का एहसास होता है। और पोएम की आखिरी लाइंस में इसका सबसे जरूरी मैसेज छिपा है।
स्पीकर कहते हैं कि उनकी खामोशी और उदासी के बावजूद ये आत्माएं सबसे अच्छे साथी हैं जो उन्हें मिल सकते थे। मतलब उन्हें जिंदा लोगों की कंपनी से ज़्यादा सुकून इन गुजरे हुए लोगों की यादों में, उनकी प्रेजेंस में मिल रहा है। तो इस पूरी पोएम को अच्छे से समझने के बाद चलिए अब इसके जो कोर थीम्स हैं, जो मुख्य विषय हैं, उनको आखिर में एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, मेमोरी एंड द पास्ट। हमने देखा कि यह घर रियलिटी से ज्यादा पोएट की यादों में जिंदा है। नंबर 2, द पावर ऑफ नेचर। प्रकृति कैसे इंसान की बनाई हर चीज को वापस ले लेती है और उसे हील कर देती है। और नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस। मतलब एकांत और अकेलेपन के बीच का फर्क। स्पीकर अकेला जरूर है, पर वो लोनली यानी अकेलापन महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अतीत की यादों और उन आत्माओं में अपने साथी ढूंढ लिए हैं। तो अब इस एनालिसिस के आखिर में आइए एक पल सोचते हैं कि इस पोएम का डीपर मीनिंग क्या है, इससे हम क्या टेक अवे ले सकते हैं। तो आखिर ये घोस्ट हाउस है क्या? क्या ये सिर्फ एक टूटा फूटा घर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे मन की एक जगह है, हमारी जड़ों से, हमारे पास्ट से कनेक्ट करने का एक जरिया है। ये उन यादों का सिंबल है जो हमें सुकून देती है। और मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिएगा जरूर, क्या कोई ऐसी जगह जिसे हम खो चुके हैं, हमारे लिए उस जगह से ज्यादा असली, ज्यादा रियल हो सकती है जहां हम अभी रह रहे हैं? ये पोएम हमें बताती है कि हमारी यादों की, हमारे एहसासों की दुनिया शायद इस फिजिकल दुनिया जितनी ही जरूरी, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हो सकती है। तो इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर पर ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू।